नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए एक ऐसी मैराथन वीडियो लेकर आया हूं जिसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन और पेडागोजी के क्वेश्चन एकमात्र वीडियो में करवाने वाला हूं। यह वीडियो सीटेट एसएसटी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी क्योंकि एकमात्र वीडियो में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पेडागोजी के क्वेश्चन के साथ साथ पीवाईक्यू के क्वेश्चन कराने वाला हूं। यहां पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। कहता है कि लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा किससे शुरू होता है। यहां पर करेक्ट आंसर होगा प्रश्नकाल। लोकसभा का जो प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा होता है वो प्रश्नकाल से ही आरंभ होता है। चलिए यहां पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन हैं क्योंकि दोस्तों अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंतुरित है, इसीलिए यहाँ पर अनेक पोताश्रय एवं पतन पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इसकी तटरेखा दंतुरित है। दंतुरित का मतलब होता है दांतेदार। क्या मतलब होता है? दांतेदार। इसकी तटरेखा होने के कारण यहाँ पर अनेक प्राकृतिक पोताश्रय एवं पतन पाए जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा अटलांटिक महासागर की तटरेखा। ये किसकी तटरेखा है? ये रही अटलांटिक महासागर की तटरेखा, जो कि दंतुरित तटरेखा यहाँ पर आप देख सकते हो। दंतुरित का मतलब क्या होता है? दांतेदार। इसकी जो तटरेखा है ये आप देख सकते हो, टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनी हुई है, इसी को बोलते हैं दंतुरित। जिस प्रकार हमारे दांतों के बीच में ऊपर नीचे वाला गैप होता है उसी को क्या बोलते हैं? दांतेदार बोलते हैं। इसीलिए इसको दंतुरित तटरेखा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर दंतुरित तटरेखा होने के कारण अनेक प्राकृतिक पोताश्रय क्या हैं? अनेक प्राकृतिक पोताश्रय हैं और अनेक प्राकृतिक यहाँ पर पतन पाए जाते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के यस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारों पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारों पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए जो अटलांटिक महासागर है यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और अंग्रेजी भाषा के यस अक्षर के आकार का है ना। और इसकी तटरेखा जो है वो कैसी है? दंतुरित है। मैंने आपको चित्र में भी दिखाया था। दंतुरित होने के कारण अनेक प्राकृतिक पोताश्रय एवं पतन यहाँ पर पाए जाते हैं और व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर की श्रेणी में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है उसे कहा जाता है प्रताड़ित, मूर्ति, भेदभाव या रूढ़िवाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रूढ़िवाद। रूढ़िवाद जो धारणाएं होती हैं वो व्यक्तियों के अंदर क्या उत्पन्न करती है? भेदभाव को बढ़ावा देती है ना। भेदभाव को बढ़ावा देती हैं रूढ़िवाद धारणाएं। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। यहाँ पर आपको बताना है विविधता वाले उदाहरण को। परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वहीं सुचिता हिंदी बोलती है। सरोज को स्कूल जाने का अवसर मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला। एलेन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन बहुत अमीर परिवार से। रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता है क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी बता सकते हो जब आपको विविधता के बारे में पता हो। चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ। विविधता, लोगों की भाषाएं अलग अलग होना विविधता कहलाता है। लोगों का धर्म अलग अलग हो तो विविधता कहलाता है। लोगों का रहन सहन, भोजन, ये सारी चीजें अलग अलग जब होती हैं तो क्या कहलाती हैं? विविधता कहलाती हैं। जैसे भाषा की अगर मैं बात करूं, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, दक्षिण भारत में
तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषाएं बोली जाती हैं, जो कि विविधता को दर्शाती है। लोगों के धर्म अलग अलग हो सकते हैं, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध हो सकता है। ये क्या है? ये विविधता को दर्शाती है। लोगों का जो रहन सहन है, पहनावा है, रीति रिवाज है, त्योहार है, ये भी अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग राज्यों में। तो ये क्या है? ये होती है विविधता। विविधता एक सम्मानीय शब्द है। विविधता भेदभाव को कभी नहीं दर्शाती है। अब आपको बताना है आंसर। इस प्रकार यहाँ पर करेक्ट आंसर पहला वाला होगा। परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वहीं सुचिता हिंदी बोलती है। यानी कि कोई बच्चा बांग्ला जानता है, कोई बच्चा हिंदी जानता है। तो ये क्या है? ये है विविधता। क्या है? ये है, होती है विविधता। वहीं अगर मैं बात करूं, किसी को स्कूल जाने का अवसर मिला, किसी को नहीं स्कूल जाने का अवसर मिला, निर्मला को नहीं मिला, सरोज को मिला, ये तो एक भेदभाव उत्पन्न किया गया है लड़के और लड़कियों के अंदर, है ना। ये तो भेदभाव की यहाँ पर बात कही गई है। आपको बताना है विविधता, इसलिए पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? पहले यानी कि प्राचीन काल में लोग भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, है ना। वही आपको यहाँ पर बताना है। एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी, बिल्कुल कमी हो जाती थी, क्योंकि ये लोग एक जगह के सभी संसाधनों को खत्म कर देते थे। उन जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते थे, ये जानवरों का भी पीछा करते थे, इसलिए ये जगह एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। ये भी बात सही है। संसाधनों के लिए अन्न आखेट खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना, जल संसाधनों की खोज के लिए भी इन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। ये भी करेक्ट है। आपको नहीं वाला बताना है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का सी विकल्प हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है ना। गलत वाला ही आपको बताना है, इसलिए सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप लोग समझिएगा, आखेट खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण हैं। पहला कारण, अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। यानी कि जो शिकारी लोग हुआ करते थे, जो फल पौधों को इकट्ठा करने वाले लोग हुआ करते थे, वो अगर एक जगह पर रहेंगे तो वहाँ के फल फूल पौधों या जानवरों को खाकर समाप्त कर देंगे, इसलिए उनको दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण क्या है? जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे, इसलिए इन जानवर का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। जो जंगली जानवर हैं, जैसे हिरण है या कोई मवेशी जानवर है, वो चारा की तलाश में दूसरी जगह पर जाया करता था। उनका पीछा करते करते ये शिकारी लोग भी उनके पीछे जाया करते थे उनको मारने के लिए, इसलिए इनको स्थान बदलना पड़ता था। यहाँ पर तीसरा कारण बताया गया है, पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। यानी कि हर मौसम में हर जो जो फल है ना, वो आते नहीं थे, किसी विशिष्ट मौसम में ही फल आया करते थे, इसलिए लोगों को जाना पड़ता था दूसरी जगहों पर। चौथा कारण बताया गया है, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता है। पानी झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलता था। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता था। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता था, इसलिए ऐसी झीलों या नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। तो पानी की तलाश में भी इन लोगों को अपना स्थान बदलना पड़ता था। आशा करता हूं आपने इस क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से समझ लिया होगा। इस क्वेश्चन में अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। यहाँ पर नहीं वाला पूछा था, इसलिए सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की।
इन्होंने क्यों हुगली नदी के किनारे ही अपनी फैक्ट्री 1651 में स्थापित की थी? स्थानीय किसानों से नील खरीदकर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए, एक आधार बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके, इंग्लैंड को निर्यात करने हेतु सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए, मसालों को खरीदकर उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पर बी विकल्प। एक आधार बनाने के लिए या बेस स्थापित करने के लिए इन्होंने फैक्ट्री खोली थी, क्योंकि वहां से ये लोग अपना काम चला सकें, है ना, 1651 में। यहाँ पर बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एडुसैड से क्या अभिप्राय है? सौर मंडल में खोजा गया एक नया ग्रह, एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाया जाता है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर सी विकल्प होगा, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। एक मानव निर्मित ये भारतीय उपग्रह है जिसका नाम क्या है? एडुसैट इसका नाम है। यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पर आप लोग इसको देख पा रहे होंगे। यहाँ पर उपग्रह के बारे में, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह यहाँ पर कुछ आपके बताए गए हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड होते हैं। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया होता है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। किसके द्वारा? रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में इसको भेजा जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रहों के नाम इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि। तो यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण बताए गए हैं, इनसैट, IRS, एडुसैट। ये कुछ प्रमुख भारतीय क्या है? भारतीय उपग्रह हैं, है ना। रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश। यहाँ पर आप चित्र भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है? जैव भूगोल, जनसांख्यिकी भूगोल, मानव भूगोल या नगरीय भूगोल? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जनसांख्यिकी भूगोल। जनसांख्यिकी भूगोल में जनसंख्या, जो मानव की जनसंख्या होती है ना, उसका अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। लिंग संगठन, जो लिंग संगठन होता है ना, जनसंख्या के अंतर्गत ही आता है, उसका अध्ययन किया जाता है। लिंगानुपात जो होता है ना, पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, महिलाओं की कितनी जनसंख्या है, उसका अध्ययन भी जनसांख्यिकी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है ना। ये सारी जानकारी किसके अंतर्गत आती है? जनसांख्यिकी के अंतर्गत ही आती है। अगर कोई भी जनसंख्या का अध्ययन करेगा, या जनसंख्या भूगोल भी एक होती है जिसको जनसांख्यिकी के नाम से ही जानते हैं। भूगोल दरअसल आपके 2 प्रकार की होती है। एक मानव भूगोल होती है। कौन सी भूगोल? एक मानव भूगोल और एक भौतिक भूगोल, है ना। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, ज्योग्राफी 2 प्रकार की होती है, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल। मानव भूगोल जो होता है ना, मानव भूगोल के अंतर्गत ही जनसांख्यिकी भूगोल का अध्ययन किया जाता है। नगरीय भूगोल में क्या होता है? नगरों के बारे में अध्ययन किया जाता है। नगरों की स्थिति कैसी है, नगर का निर्माण कैसे होता है, इसका नियोजन कैसे होता है, ये नगर भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जैव भूगोल में जीवों का अध्ययन किया जाता है ना। जो पर्यावरण के जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। जनसांख्यिकी में जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। मैंने आपको सारी जानकारियां यहाँ पर बता दी, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर जनसांख्यिकी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है? राज्य, क्षेत्र, सीमा या निर्वाचन क्षेत्र? यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? एक निश्चित क्षेत्र होता है जहां पर सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, वो निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। कथन ए,
सेरीकल्चर विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन है। कथन बी, पीसीकल्चर रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन है। यहाँ पर आपको करेक्ट बताना है, ए सही बी गलत, ए गलत बी सही, दोनों सही या दोनों गलत। चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ। सेरीकल्चर क्या होता है? ये होता है रेशम के कीटों का पालन। रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। बल्कि यहाँ पर कहा गया विशेष रूप से निर्मित तालाबों पोखरों में मत्स्य पालन, इसलिए गलत है। जो मत्स्य पालन होता है वो पीसी कल्चर कहलाता है, जबकि यहाँ पर कहा गया पीसी कल्चर रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन है। ये दोनों ही यहाँ पर गलत हैं, यहाँ पर विपरीत कर दिए गए हैं। रेशम के कीटों का पालन किया जाता है सेरीकल्चर में, और पीसी कल्चर जो कि निर्मित तालाब और पोखर में मछली का पालन कहलाता है। यहाँ पर आपके दोनों ही गलत दिए गए हैं, इसलिए 4 विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों गलत हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम के कीटों का पालन। रेशम के जो कीड़े होते हैं ना, कीटों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर क्या होता है? मछलियों का पालन। कृत्रिम रूप से किसी तालाब या पोखर या टैंक में जो मछलियों का पालन कहलाता है वो पीसी कल्चर कहलाता है, मछली पालन, है ना। आगे हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर क्या होता है? हार्टिकल्चर होता है सब्जी वाली खेती, बागाती वाली खेती। सब्जी हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, इस कृषि को क्या बोलते हैं? हार्टिकल्चर बोलते हैं। बीटी कल्चर क्या बोलते हैं? अंगूर की खेती को। अंगूर की जो खेती होती है, अंगूर की खेती को बोलते हैं बीटी कल्चर। एपी कल्चर बोलते हैं मधुमक्खी पालन को। किसको? मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपी कल्चर। यहाँ पर आप चित्र को भी देख सकते हो। सेरीकल्चर रेशम के कीट, यहाँ पर ये रेशम का कीट है ना, रेशम का कीट। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो, रेशम के कीट से ऊन यहाँ पर प्राप्त की जाती है। आगे दोस्तों पीसी कल्चर जो कि मछली पालन। मछलियों को आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, किसी विशेष रूप से निर्मित टैंक या तालाब में मछलियों का जो प्रजनन या पालन क्या कहलाता है? पीसी कल्चर कहलाता है। और आगे यहाँ पर बीटी कल्चर, अंगूर की खेती। किसकी खेती? अंगूर की जो खेती होती है वो क्या कहलाती है? बीटी कल्चर कहलाती है। और आगे मैंने आपको बताया हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर में क्या होता है? फूल आपके उगाए जाते हैं। फूल हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गई, है ना, खेती वाली जो हम लोग उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में, है ना, फल फूल सब्जियां, इसको क्या बोलते हैं? हार्टिकल्चर बोलते हैं। और एपी कल्चर मैंने आपको बताया मधुमक्खी पालन। कौन सा पालन? मधुमक्खी पालन। आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे होगे, इसको बोलते हैं एपी कल्चर। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कहता है कि जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ज्योतिबा फूले। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। कब? 1873 में। कब की थी? 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा की एक पुस्तक जो एग्जाम में पूछी जाती है, उस पुस्तक का नाम क्या है? गुलामगिरी। गुलामगिरी इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है ना, गुलामगिरी, जो कि 1873 में ही लिखी गई थी। और 1873 में सत्यशोधक समाज की भी इन्होंने ही स्थापना की थी। ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब मैं इन चारों के बारे में आपको बताऊंगा जिनसे एग्जाम में मिलान वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसने कौन सा आंदोलन शुरू किया वो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले हरिदास, इनका पूरा नाम क्या है? हरिदास ठाकुर इनका पूरा नाम है। इन्होंने मतुआ आंदोलन को शुरू किया था। मतुआ एक आंदोलन का नाम है। मतुआ आंदोलन को इसने शुरू किया था। ज्योतिबा फूले के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। घासीदास ने सतनामी आंदोलन को शुरू किया था। सतनामी आंदोलन को शुरू किया था। नारायण गुरु ने कौन सा नारा दिया था? इनका नारा बहुत फेमस है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। एक ईश्वर, है ना, एक ईश्वर, एक धर्म और एक जाति का नारा किसने दिया था? एक धर्म, एक ईश्वर, एक जाति का नारा नारायण गुरु ने दिया था। सबसे पहले आपको बताना चाहूं हरिदास, जिन्होंने मतुआ आंदोलन
की स्थापना की। घासीदास ने चमड़े का काम करने वाले लोगों के साथ काम किया और सतनामी आंदोलन की स्थापना कर दी। ठीक है ना। उसके बाद नारायण गुरु ने नारा दिया था एक ईश्वर एक जाति एक धर्म के बारे में। इन चारों के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कहता है कि भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए, विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए, सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए, सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी विकल्प हो जाएगा। भारतीय बहुलतावादी समाज, बहुलतावादी का मतलब इसमें सभी धर्म आ जाएंगे, सभी मुद्दे आ जाएंगे, सामाजिक के सारे समूह आ जाते हैं बहुलतावादी समाज में। तो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कहता है एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? आपको यहाँ पर नहीं वाला बताना है। कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थीं। 30 वर्ष से अधिक आयु के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। सबसे पहले आपको बताऊंगा एथेनियन लोकतंत्र की विशेषता। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे एथेंस जो कि यूनानी शहर राज्य में एथेनियन लोकतंत्र की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में के आसपास विकसित हुआ था, जिसमें एथेंस शहर और एटिका के आसपास के क्षेत्र शामिल थे। एथेनियन लोकतंत्र दुनिया का पहला ज्ञात लोकतंत्र है। पहला बिंदु यहाँ पर क्या है? एथेनियन लोकतंत्र है, ये दुनिया का पहला ज्ञात लोकतंत्र है। एथेनियन लोकतंत्र में सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त है, सभी नागरिकों को सभाओं में भाग लेना था, है ना, ये मैंने आपको बताया। इस प्रणाली में सभी नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक थी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकते थे। विभिन्न नौकरी पदों के लिए लॉटरी के माध्यम से पद बनाए गए थे। इस प्रणाली में नागरिकों से सेना और नौसेना में सेवा देने की अपेक्षा की जाती थी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की यूनानी प्रणाली आधुनिक लोकतंत्र को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं वाला बताना यानी कि गलत वाला बताना है। तो गलत वाला आपका कौन सा होगा? गलत वाला आपका यहाँ पर हो जाएगा बी विकल्प। यहाँ पर क्या है? 30 वर्ष से अधिक आयु, नहीं 18 वर्ष मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई है, इसलिए ये वाला गलत होगा। 3 यहाँ पर आपके राइट दिए गए हैं एथेनियन लोकतंत्र के बारे में। ठीक है ना। करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? बी विकल्प यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है अभिलेखागार वह स्थान है जहां ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। खुदाई में पाई जाने वाली पशुओं और पक्षियों की हड्डी को रखा जाता है। पुरातत्वज्ञों द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों की बनी इमारतों के अवशेष को रखा जाता है। खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है। जो अभिलेखागार होता है उसमें ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा डॉक्यूमेंट दस्तावेजों को रखा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट विकल्प यहाँ पर होगा, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर है बिग बियर एक उदाहरण है आकाश गंगा का, नक्षत्र मंडल का, तारा का या गैलेक्सी का? यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल का उदाहरण है बिग बियर। कौन सा? बिग बियर क्या है? एक क्या है? एक ये नक्षत्र मंडल है। यहाँ पर दोस्तों रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति को देख सकते हो। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जो आकृतियां बनी होती है ना रात्रि में आसमान में तारों की, तो वो क्या कहलाती हैं? नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो बिग बियर क्या है? बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए? यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ
स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना, विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कारपत्रों का प्रयोग करना, मौखिक संकेतकों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना, कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल यानी कि स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना। इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसान होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से पूछा है दृष्टिबाधित छात्र। छात्र कैसे हैं? दृष्टिबाधित हैं, उन बच्चों को दिखाई नहीं देता है ना। तब एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक या शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो उसको यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना चाहिए। ये करेक्ट होगा, है ना। यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर कटेगा, डी वाला भी कटेगा। विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कारपत्रों, आकर्षक, बच्चे तो देख ही नहीं पाएंगे कैसा क्या दृश्य है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर दृष्टि बाधित हैं, इसलिए बी यहाँ पर आपका गलत होगा, बी वाला भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, है ना। मौखिक संकेतकों द्वारा कल्पना करने के अवसर को उत्पन्न करना करेक्ट होगा। छूने या स्पर्श करने वाली सामग्री को यहाँ पर शामिल करना चाहिए, ये भी करेक्ट होगा। तो ए सी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ए सी डी, यानी कि सी विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा, ए सी डी, बी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है। कानून कौन बनाती है? कानून बनाती है संसद। कौन बनाती है? कानून का निर्माण करती है संसद। करेक्ट आंसर क्या होगा? संसद। क्वेश्चन नंबर 17, दादन व्यवस्था पुटिंग आउट सिस्टम के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है? ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, दादन व्यवस्था वाला, है ना। इसमें क्या होता है, जो सौदागर होता है यानी कि जो व्यापारी लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कच्चे माल को बुनकर को दे देते हैं। बुनकर को क्या करते हैं, बुनकर को कच्चा माल दे देते हैं, कपास दे देते हैं, सूत दे देते हैं, और उनसे कहते हैं कि आपको मैं धन दूंगा, रुपए दूंगा, इसके बदले में आप लोग कपड़े को तैयार कर दो, है ना। कम कीमत पर ये लोग कपड़े को तैयार कर देते हैं, यही कहलाता है दादन व्यवस्था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बुनकर सूत खुले बाजार से खरीदते हैं, खुले बाजार से नहीं खरीदते हैं। इनको तो सूत कौन दे देता है? सौदागर लोग ही दे देते हैं। सौदागर से न्यूनतम बोली पर सूत खरीदा जाता नहीं, ये फ्री में देते हैं सूत, और इनसे कहते हैं कि आप कपड़ों का निर्माण करो, जितने कपड़े आप लोग बना लोगे उसके बदले में हम लोग आपको धन दे देंगे, है ना। सौदागर द्वारा सूत बुनकर को बेचा जाता है, इसमें बेचा नहीं जाता है ना, बेचा नहीं जाता है। सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है, और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया होगा, डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सोशल साइंस के बारे में आपको ट्रू कथन बताना है, ट्रू स्टेटमेंट। समाज के विविध सरोकारों से सामाजिक विज्ञान का कोई संबंध नहीं है। सामाजिक विज्ञान सजातीयत और रीति रिवाजों पर बल देता है। सामाजिक विज्ञान एक विषयनिष्ठ अनुशासन है। सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी विकल्प होगा, सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है। चलिए आगे यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है। चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी की ओर होता है। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 1 प्रकाश वर्ष का टाइम लगता है। आपको करेक्ट आंसर बताना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सी विकल्प होगा। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है, जिस कारण पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। आइए इसको NCERT से आपको समझाता हूँ। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में? 27 दिन में पूरा एक चक्कर करता है पृथ्वी का चंद्रमा, है ना।
चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में? 27 दिन में करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। तो चंद्रमा का केवल एक ही भाग हम लोगों को दिखाई पड़ता है, क्योंकि टाइम जो लगता है चक्कर लगाने में 27 दिन और अक्ष में चक्कर लगाने में, दोनों टाइम एक समान होने के कारण एक ही भाग दिखाई पड़ता है। और चंद्रमा पर पर्वत भी हैं, मैदान भी हैं और गड्ढे भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया है? ये मैंने आपको पहले भी बताया था। क्या बताया था? ताराबाई शिंदे के बारे में मैंने आपको बताया था। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना करी। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना किसने की? ताराबाई शिंदे ने की, जिसमें स्त्रियों की आलोचना, पुरुषों की आलोचना की गई है, उनके सामाजिक अंतरों की आलोचना की गई है ना। यहाँ पर पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों पंडिता रमाबाई, इनको पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि इनको संस्कृत बहुत अच्छी आती थी। ये संस्कृत की विदुषी होने के कारण इनको पंडिता की उपाधि दे दी गई थी, है ना। इनको पंडिता की उपाधि दे दी गई थी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे यहाँ पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। किसके बारे में? ऋग्वेद। सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं। ऋग्वेद जो है इसका टाइम क्या है? ये दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का टाइम क्या कहलाता है? तक का टाइम वैदिक काल कहलाता है। क्या कहलाता है? ये वैदिक काल कहलाता है। क्या कहलाता है? वैदिक काल कहलाता है। वैदिक काल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो ऋग्वैदिक काल हो गया ना, ऋग्वैदिक हो गया। दूसरा क्या हो गया? दूसरा उत्तर वैदिक काल हो गया। उत्तर वैदिक काल हो गया। पहला कौन सा? ऋग्वैदिक काल। दूसरा उत्तर वैदिक काल हो गया। यहाँ पर दोस्तों ये टाइम जो मैंने आपको बताया, ये वैदिक काल का मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अगर मैं ऋग्वैदिक का टाइम आपको बताऊं तो ये टाइम है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का टाइम क्या कहलाता है? ऋग्वैदिक काल कहलाता है। वहीं उत्तर वैदिक काल का टाइम आपको बताना चाहूं 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी यानी कि ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट की मैं बात कर रहा हूं, ये रहता है उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड। ठीक है ना। परंतु क्वेश्चन को आप यहाँ पर समझो, मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया है वैसे, है ना। तो ऋग्वेद आपसे पूछा गया है। ऋग्वेद की रचना 3500 वर्ष पूर्व में लिखा गया था, है ना। 3500 वर्ष पूर्व में लिखा गया था। कैसे हम लोगों को पता 3500 वर्ष पूर्व में लिखा गया था? मैंने आपको बताया 1500 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल पहले। वर्तमान में इसको 2000 आप मान लो, है ना। इसको आप जोड़ोगे तो कितना टाइम आएगा? 3500 टाइम आ जाएगा ना। कितना आ जाएगा? 3500। यहाँ पर आपका टाइम आ जाएगा 3500 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर ये 3500 ईसा पूर्व में लिखा गया। यहाँ पर ये बात कैसी है? करेक्ट बात है, परंतु आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा ये लगभग में बात है। कोई क्लियर थोड़ी ना होता इतिहास में ये घटना कब घटित है। ये बहुत प्राचीन काल की घटनाएं हैं। ये लगभग में हैं। कैसी हैं? ये लगभग में घटना है। इनकी रचना प्राकृत में, भाई प्राकृत में नहीं हुई थी बल्कि संस्कृत में हुई थी। ऋग्वेद की रचना संस्कृत में हुई थी, सभी लोग जानते होंगे, है ना। प्राकृत में थोड़ी ना हुई थी। तो इसलिए बी तो यहाँ पर गलत होगा ही। इसमें 1000 से अधिक सूक्त हैं। ये बात 100% राइट दी गई है। बी जिन जिन में है वो सबसे पहले आप इसको काटो। बी कैसा है? बी गलत है। बी कैसा है? बी गलत है। ये ऑप्शन यहाँ पर कटेगा, है ना। बी गलत है, ये भी आपका यहाँ पर कटेगा। बचेगा पहला और तीसरा। यहाँ पर बी गलत माना गया है ना। यहाँ पर बी गलत माना गया, परंतु सी गलत माना गया है, परंतु सी यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
इस क्वेश्चन का आंसर सी तो एकदम राइट है। पहला ही विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। पहला यहाँ पर करेक्ट होगा और यहाँ पर दोनों आपके गलत हैं। ये कैसे गलत है? क्योंकि इतिहास की जो घटनाएं होती हैं वो लगभग में है। इसका कोई निश्चित थोड़ी ना है कि 3500 वर्ष पूर्व में ही लिखा गया था। क्या पता 3600 वर्ष पूर्व में लिखा गया हो, क्या पता 2800 ईसा पूर्व में लिखा गया हो, है ना। ये हो सकता है, ये लगभग में है, इसलिए इसको यहाँ पर नहीं माना जाएगा। रचना संस्कृत में हुई थी, इसलिए ये भी गलत है। करेक्ट आपका केवल और केवल सी यहाँ पर हो जाएगा। एनसीईआरटी में यहाँ पर क्या बताया गया है? 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, जिसकी रचना 3500 साल पहले हुई। यहाँ पर एनसीईआरटी में बताया गया 35 साल पहले हुई। कब हुई? 3500 साल पहले हुई, लेकिन लगभग में है, कोई क्लियर नहीं है कि 3500 साल में ही हुई थी। 1000 से इसमें अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया, जो कि विभिन्न देवी देवताओं की स्तुतियों में रचे गए थे। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि आग का देवता, इंद्र युद्ध का देवता, सोम एक पौधा था जिससे एक खास पेय बनाया जाता था, है ना। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों के ग्राम प्रधान ग्राम भोजक के बारे में सत्य नहीं है? ये क्वेश्चन दोस्तों इस वर्ष भी एग्जाम में पूछा गया था और पिछले कई वर्षों में भी पूछा जा चुका है। ग्राम भोजक वाला, ग्राम भोजक जो उत्तरी भारत में एक प्रमुख व्यक्ति था, उत्तरी भारत में ना प्रमुख व्यक्ति था, उसके बारे में आपको बताना है। वह अक्सर सबसे बड़ा जमींदार होता था, ये बात करेक्ट है। उसका पद वंशानुगत होता था, ये भी बात करेक्ट है। राजा ने कभी उसका उपयोग कर वसूलने के लिए नहीं किया, कर वसूलने के लिए नहीं किया। नहीं वाला यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये कर भी वसूलता था समय समय पर। इसको जैसे ही मौका मिलता था तो ये कर भी वसूलने लगता था। कभी कभी तो ये पुलिस का भी काम करने लगता था, पुलिस का भी काम करने लगता था। कौन? ग्राम भोजक। आमतौर पर उसके पास जमीन बहुत थी, जमीन पर जो दास थे और भाड़े के श्रमिक हुआ करते थे। यहाँ पर ये नहीं के कारण गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नहीं वाला ही बताना है। तो यहाँ पर थर्ड विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ग्राम भोजक के बारे में, वह ग्राम प्रधान था, वह सबसे बड़ा जमींदार था, है ना। अपने दासों को भाड़े पर रखता था, खेती करवाता था। वो कभी कभी न्यायाधीश के रूप में भी काम करता था, कभी कभी पुलिस के रूप में भी काम करता था। उसका पद वंशानुगत होता था, है ना। उसके पास जमीन बहुत थी, दास भी रहा करते थे। वो कभी कभी कर भी वसूला करता था, है ना, टैक्स। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर 23 नंबर का। कहता है कि भारत में पंचायती राज्य प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पंचायती राज्य प्रणाली संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने अपने कानून होते हैं। ये बात तो करेक्ट कही गई है। ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सचिव का चुनाव कैसे होता है। क्वेश्चन एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा जो कि आपको कई टीचर नहीं बताते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो ये इसके विकल्प है ना, ये विकल्प से ही कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, दोहराए जाते हैं क्वेश्चन। सिर्फ और सिर्फ कहाँ से दोहराए जाते हैं क्वेश्चन? विकल्पों से बनाए जाते हैं क्वेश्चन, बार बार बनाए गए हैं। मैं आपको इसलिए सारी जानकारी एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराता हूं, जितनी भी हो सके, है ना। भारत में पंचायती राज प्रणाली के बारे में पहला ही कथन यहाँ पर करेक्ट है, परंतु ग्राम सभा का जो सचिव होता है उसका कोई चुनाव नहीं होता है। इसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। जो सेक्रेटरी होता है ना, सचिव, ग्रामीण क्षेत्र वाले लोग इसको जानते होंगे, उसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। एग्जाम देता है वो बंदा, तब वो नौकरी पाता है सचिव की। कोई उसके सदस्य उसका चुनाव नहीं करते हैं। जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर नहीं है, ये पहला ही स्तर होता है, इसलिए गलत है। ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष नहीं होती बल्कि 5 वर्ष होती है, 5 ईयर्स होती है ना। तो ये ऑप्शन भी आप यहाँ पर समझ लिया करो, क्यों मैं बताता हूं, है ना इनको। करेक्ट आंसर पहला वाला यहाँ पर होगा। 24 नंबर का क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक उपयोगी होगी? ज्योग्राफी के लिए कहानी सुनना। क्या भूगोल के बारे में बच्चों को कहानी सुनाओगे? नहीं सुनाएंगे। वाद विवाद करोगे? नहीं करेंगे। परिचर्चा करोगे? नहीं करेंगे। क्षेत्र भ्रमण करोगे? बिल्कुल करेंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा क्षेत्र भ्रमण। यानी कि भूगोल एक ऐसा विषय है जो कि
भूगोल के अंतर्गत सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है जो हम लोगों को दिखाई देता है। मिट्टी है, जल है, पेड़ पौधे, सब कुछ, आकाश दिखाई पड़ता है। जितना भी हम लोगों को दिखाई पड़ता है वो दरअसल भूगोल ही होता है। यानी कि क्षेत्र भ्रमण करवा दो तो भूगोल के बारे में बच्चों को अधिक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों के बारे में यहाँ पर आपको सही बताना है। भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं। न्यायालय में कैसे हैं? बाध्यकारी हैं। ये बात बिल्कुल करेक्ट दी गई है। जो मौलिक अधिकार हैं ये नागरिकों के यानी कि मानवाधिकार एक प्रकार से आप लोग इनको कह सकते हो, जो कि न्यायालय में बाध्यकारी हैं। बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने की अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है, तो वो कहां पर जा सकता है? उच्च न्यायालय के पास जा सकता है। यहाँ पर ये दोनों ही आपके करेक्ट दिए गए हैं। दोनों यहाँ पर कैसे हो जाएंगे? दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फौजदारी आखिर क्या होता है? फौजदारी का मतलब होता है आपराधिक मामले। आपराधिक जो मामले होते हैं ना, अपराध वाले, जैसे हत्या करना, रेप करना, मर्डर करना, मारपीट करना, किसी को लूट लेना, ये क्या है? ये आपराधिक मामले होते हैं, क्रिमिनल वाले मामले, क्राइम लॉ है ना, जिसको फौजदारी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप कह लो कि अपराध के मामले के अंतर्गत निवारण के बारे में हम लोगों को यहाँ पर कौन सा कथन सही है वो बताना है। सबसे पहले न्यायालय में मामले को दर्ज कराया जाता है, उसके बाद पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करनी होती है। सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम रिपोर्ट FIR दर्ज कराई जाती है, इसके बाद ही अदालत के मामलों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मामला दर्ज किया जाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन को होगा, सबसे पहले पुलिस के पास इसकी सूचना यानी कि रिपोर्ट FIR दर्ज कराई जाती है। सबसे पहले पुलिस के पास दर्ज कराई जाती है, इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज कराया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 27, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है। विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे। समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल देना चाहिए। दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना। ऐसे क्वेश्चन आप लोग कैसे करोगे? इस प्रकार के क्वेश्चन में आप लोगों को गलत वाला स्टेटमेंट ढूंढना है, गलत वाला, है ना। सबसे पहले आपको यहाँ पर गलत ढूंढ लेना है। जैसे यहाँ पर विस्तृत जानकारी वाला गलत होता है, विस्तृत व्याख्या, विस्तृत जानकारी, यानी कि सी जिन जिन में होगा वो यहाँ से आपका कट जाएगा, राइट आंसर आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे। तो विद्यार्थी जब अपने आप ही जानकारी ढूंढ लेंगे तब शिक्षक की क्या भूमिका होगी? कुछ नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा। बी वाला भी यहाँ पर गलत होगा, ठीक है ना। राइट कौन सा होगा? ए और डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, पहला और डी वाला, ए और डी। ए डी कहाँ गया आपका? सी विकल्प। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए या शिक्षा के लिए तर्क दिया था? तो उस महिला का नाम क्या है? उस महिला का नाम है मुमताज अली। क्या नाम है? मुमताज अली उस महिला का नाम है। रुकैया सखावत हुसैन, है ना, ये महिला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने सुल्ताना का स्वप्न कहानी लिखा है। क्या लिखा है? सुल्ताना का स्वप्न कहानी की लेखिका कौन है? तो रुकैया सखावत हुसैन है ना। मुमताज अली ने क्या कहा है कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से
किसमें अपील कर सकता है? जांच न्यायालय, सत्र न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय? तो वो कर सकता है उच्चतम न्यायालय में। अगर वो निचली प्रणाली के द्वारा संतुष्ट नहीं है तो वो उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के बारे में सही नहीं है? नहीं वाला आपको बताना है। सभी खनिज अधात्विक होते हैं। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सभी खनिज अधात्विक होते हैं। ये गलत है। कैसा है? गलत है। नहीं वाला आपको बताना ना, इसलिए गलत वाला ही आपको चुनना पड़ेगा। जो दोस्तों खनिज होते हैं ना, खनिज आपके धात्विक भी होते हैं। कैसे होते हैं? धात्विक भी होते हैं और अधात्विक भी होते हैं ना। खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक क्या होता है? जिसमें धातु पाई जाती हो वो धात्विक होते हैं। जिसमें धातु ना पाई जाती हो, जो अधातु पाई जाती हो, वो क्या कहलाते हैं? अधात्विक खनिज कहलाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया सभी खनिज अधात्विक है। अधात्विक सभी नहीं होते हैं, कुछ आपके धात्विक भी होते हैं, कुछ आपके अधात्विक भी होते हैं। इसलिए ये यहाँ पर गलत दिया गया है और बाकी ये 3 आपके राइट दिए गए हैं। नहीं वाला आपको बताना है, इसलिए करेक्ट आंसर पहला विकल्प इस क्वेश्चन का होगा। क्वेश्चन नंबर 31, प्रश्न उत्तर तकनीकी सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह किसको सुनिश्चित करती है दोस्तों? परीक्षा को बेहतर तरीके से करने संबंधित विद्यार्थी की योग्यता, विद्यार्थियों द्वारा अच्छी तैयारी के साथ कक्षा में आना, अधिक अनुशासित कक्षा, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता। प्रश्न उत्तर तकनीकी सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफी प्रभावी हो सकती है। यह क्या सुनिश्चित करती है? यह शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करती है। अगला प्रश्न, ह्वेन त्सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? है ना। तो इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ह्वेन त्सांग जो कि चाइना से भारत में आया था, यह हर्षवर्धन काल के दौरान भारत में आया था। हर्षवर्धन का नाम हा से है ना। हर्षवर्धन का नाम भी हा से है। ह्वेन त्सांग का नाम भी हा से है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। तो आप लोगों को मैंने यहाँ पर बता दिया, दोनों का नाम हा से है, इसलिए हर्षवर्धन आपको यहाँ पर टिक मारना है। एक आपका इत सिंह भी आया करता था भारत में, ये भी चाइना से आया करता था, है ना, इत सिंह। राइट आंसर आपका हर्षवर्धन यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 33, संसद के प्रश्नकाल सत्र के संबंध में पहले और दूसरे कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, सही है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है। क्या बोला गया है? कार्यकारिणी यानी कि कार्यपालिका जो होती है, कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका विधायिका, विधायिका का मतलब संसद, संसद को नियंत्रित करती है। कार्यपालिका किसको नियंत्रित करती है? संसद को नियंत्रित करती है। यहाँ पर आपका विकल्प कौन सा दोस्तों राइट आंसर होगा? यहाँ पर आपके दोनों ही कैसे हो जाएंगे? दोनों ही यहाँ पर आपके बिल्कुल गलत नहीं होंगे। एक गलत होगा और एक यहाँ पर सही होगा। पहला तो यहाँ पर सही है, दूसरा गलत है। कैसे गलत है दोस्तों? जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका विधायिका को नियंत्रित करती है। कार्यपालिका विधायिका को नियंत्रित नहीं करती है, बल्कि जो संसद होती है ये सर्वोच्च मानी गई है। संसद कानून का निर्माण करती है ना। इसलिए ये नियंत्रित, कार्यपालिका नियंत्रित नहीं करती है संसद को, कार्यपालिका विधायिका को नियंत्रित नहीं करती है। यहाँ पर ये गलत दिया गया है। पहला यहाँ पर राइट होगा, दूसरा यहाँ पर गलत होगा। थर्ड विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा? थर्ड वाला यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल या समताप मंडल? क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक या दो क्वेश्चन यहाँ से इस बार भी बन सकते हैं, तो जितने भी बनेंगे वो सारे मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, है ना। रेडियो प्रसारण में सहायता कौन सी परत करती है? तो ये करती है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल जिसको आयन मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन मंडल के नाम से इसी को ही जानते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा क्षोभ मंडल के बारे में।
क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसम की जितनी भी घटनाएं होती हैं, आंधी, तूफान, ओला, बारिश, ये सारी की सारी क्षोभ मंडल में होती हैं, है ना, क्षोभ मंडल में होती हैं, जिसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर के बीच तक पाई जाती है। कहीं कहीं पर 19-20 किलोमीटर भी आपको मिल जाएगा। मध्य मंडल, मध्य मंडल में क्या होता है, उल्का पिंड आने पर जल जाता है। उल्का पिंड आने पर जल जाता है, कहाँ पर, मध्य मंडल में जल जाता है। वायुमंडल मैंने आपको बताया, जो कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। समताप मंडल, समताप मंडल को ओजोन मंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं। इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, जो कि ग्रीन हाउस गैसों से हमारी सुरक्षा करती है ना। और समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाने वाली आदर्श स्थितियां भी पाई जाती हैं। इसमें मौसम वाली कोई घटना घटित नहीं होती है, इसलिए इसमें हवाई जहाज उड़ते हैं। ये इतनी ही जानकारियां एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। और एक सबसे अंतिम परत होती है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल एक परत होती है ना, जिसमें क्या होता है, इसमें तरल अवस्था में गैसें पाई जाती हैं। तरल अवस्था में, तरल अवस्था में गैसें पाई जाती है, हाइड्रोजन, हीलियम, है ना, तमाम प्रकार की। तो ये जानकारी मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर 35, मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे। पाइक, पाइक दोस्तों क्या थे, पानी लाने वाले थे, अनिवार्य सेना के सदस्य थे, बलात मजदूर थे, बागान में काम करने वाले मजदूर थे। तो जो पाइक थे असम में ना, ये बलात मजदूर, बलात का मतलब इनको क्या किया गया था, इनको मजबूर किया गया था मजदूरी करने के लिए। मजबूर ना, मजबूर किया गया था मजदूरी करने के लिए, इसीलिए इनको बलात मजदूर बोलते हैं असम में पाइक। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है। रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज, सेवा समाज, ब्रह्म समाज। जो दोस्तों ब्रह्म समाज है, ये उपनिषद में आस्था रखता है, ब्रह्म समाज। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है, क्योंकि इसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। बिल्कुल प्राप्त है, ये भी हो सकता है यहाँ पर। इसे न्यायपालिका को नजरअंदाज करने की शक्ति प्राप्त है। ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। संसद में सभी शक्तियां निहित हैं या प्रदान है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त हैं। चलिए आगे यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की। यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है। दोनों धर्मों में कौन सी विशेषता है। मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना चाहिए। अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर त्याग देते हैं। इन दोनों धर्मों को मुक्ता व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर सिर्फ और सिर्फ सी विकल्प होगा। चाहे मैं बौद्ध धर्म की बात करूं, चाहे जैन धर्म की बात करूं, दोनों ही धर्मों में एक विशेषता सामने उभर कर आई थी। वो विशेषता थी, केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर त्याग दे, जो घर छोड़ दे, जो साधु सन्यासी बन जाए, वही क्या कर सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर त्याग दे। ये दोनों धर्मों में कहा गया था, जैन में भी और बौद्ध में भी कहा गया था, इसलिए थर्ड विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। व्यापारियों का समर्थन किसको प्राप्त था, जैन को, है ना, जैन धर्मों के लोगों को व्यापारियों का समर्थन प्रदान मतलब कि प्राप्त था। चलिए आगे यहाँ पर NCERT में बताया गया है, अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को अपनाने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्खु भिक्खुड़ी बने रहे, लोगों को भोजन प्रदान करने की सहायता करते रहे, है ना। तो घर छोड़ने की एक परंपरा थी, है ना। घर सभी को छोड़ना पड़ता, गृह त्याग, घर का त्याग करना पड़ता था दोनों धर्मों के लोगों को। मुक्ता व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी गया है कि जैन धर्म का समर्थन किसने किया था, तो व्यापारियों ने किया था। किसानों के लिए इन नियमों का अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल के लिए रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था।
बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से होती रहीं। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। 1500 वर्ष पहले वल्लभी गुजरात के स्थान में लिखी गई थी। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है। जनसंख्या घनत्व से किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या, एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या, भूपृष्ठ पर लोग फैले हैं उनका वितरण या स्वरूप। पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। जनसंख्या घनत्व की परिभाषा यहाँ पर डी विकल्प में दी गई है। पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।